हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिल्लत आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज बात करेंगे विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों उत्तर के ऊपर बात। चलिए चीजें शुरू करते हैं मेरे द्वारा। मैं प्रीति कुमारी। पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है कि रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो रदरफोर्ड को जब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि 1908 की बात है जब रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस विषय में दिया गया था देखेंगे। रदरफोर्ड को परमाणु संरचना के सिद्धांत के लिए रसायन विज्ञान में 1908 का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था, सम्मानित किया गया था। इमेज रदरफोर्ड की है, देख लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण होता है। ये किस बीमारी है? जापानी इंसेफेलाइटिस डैश डैश के कारण होने वाली एक बीमारी है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि एक वायरस जनित बीमारी है, यानी कि एक वायरस से होती है। थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। तो जापानी इंसेफेलाइटिस जो बीमारी है, ये चावल के खेतों में पनपने वाले मच्छरों, यानी कि इनसे ये रोग फैलता है। मच्छरों से कैसे? प्रमुख रूप से जो होता है क्यूलैक्स या फिर ट्राइटेनियरिंच के समूह से ये रोग फैलता है। जापानी एनाफिलिटिस वायरस से संक्रमित मच्छरों के काटने से ये रोग होता है। यह मच्छर जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन है गैस्ट्रिन एक हार्मोन कहलाता है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो पाचन प्रक्रिया के दौरान पेट में एसिड के उत्पादन को नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न पे मैं बात करूं, यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि थोरियम का सबसे आम खनिज कौन सा है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर थोराइट। थोराइट जो है थोरियम का सबसे आम खनिज है। ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर कि भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बाजरा का, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन होता है भारत के अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 की टायरानियन सागर हिस्सा है, किसका हिस्सा है? टायरानियन सागर की मैं बात करूं, सही आंसर होगा ये भूमध्य सागर का एक हिस्सा कहलाता है। अगले प्रश्न पे मैं यहाँ बात करूं, उसी से संबंधित, तो माउंट स्ट्रोम्बोली इटली के टायरानियन सागर में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब यहाँ पर अक्सर ज्वालामुखी प्रक्रिया चलती रहती है। आगे मैं बात करूं, यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में इसे जाना जाता है। इसका रीजन भी यही है बिकॉज यहाँ पर एक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 7 की मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि चार्ल्स लिवरन ने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। इसके ऊपर मैं चर्चा करती हूँ थोड़ी सी। तो चार्ल्स लिवरन ने वर्ष 1880 की बात है। इसमें जो 1880 में प्रभावित व्यक्ति के रक्त में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। आगे मैं बात करूं रोनाल्ड रॉस, यानी कि 1897 में जो है इन्हें मलेरिया परजीवी के कारण मलेरिया की पुष्टि की और बताया, और मच्छर इसका वाहक है। इन्होंने ये बताया था कब? 1897 में। किन्हें? और रोनाल्ड रॉस ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा सही है। हेन-त्सोंग गुप्तोत्तर काल का होगा, याल्वरुनी मध्यकाल का होगा। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होगा पहली बात बिल्कुल सही है, हेन-त्सोंग जो है गुप्तोत्तर काल का है। अगली बात मैं यहाँ पे करती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 10% आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन बिल आया था या बिल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 124वां बिल जो है ये 10% आरक्षण की बात करता है। अगले प्रश्न पे मैं यहाँ बात करूँ तो प्रश्न नंबर 10 है कि भाई निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है। तो जो सी होता है यहाँ पर, इसमें सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होती है, यानी कि सबसे अधिक विद्युत चालकता तत्व चांदी है। इसके बाद होता है तांबे में। यस, चलिए और आगे मैं बात करूं, चांदी में किसी भी तत्व की उच्चतम तापीय चालकता और जो होता है उच्चतम प्रकाश परावर्तन भी होता है सबसे ज्यादा।
उच्च विद्युत चालकता वाले अन्य तत्व जैसे एल्यूमिनियम है, जस्ता है, निकेल है, लोहा है, प्लेटिनम, ये सभी शामिल हैं। पीतल और कांस्य तत्वों के बजाय विद्युत प्रवाह की एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि किस विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है? तो ये जो होता है आपका रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र जिसे मैं बोलूँ, तो इसे जो है कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहलाया जाता है। कारण क्या है इसका? देखिए, क्यों रसायन विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है? क्योंकि यह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान प्रयोग होता है, भूमि विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सामग्री विज्ञान और अध्ययन के कई अन्य क्षेत्रों में इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यह अदा करता है, इसलिए इसे केंद्रीय विज्ञान कहलाया जाता है। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में सही नहीं है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम पवन कुमार चौहान, ये गलत है। आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ झारखंड में हेमंत सोरेन बिल्कुल सही है। तो फिर गलत क्या है? आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, सिक्किम प्रेम सिंह तमांग, ओडिशा नवीन पटनायक गवर्नर एंड सीएम। चलिए आगे मैं बात करती हूँ प्रश्न नंबर 13 की। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को पहले समझा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप्स ने जो है सबसे पहले सम्राट अशोक के शिलालेखों को समझा था। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 14 है, सिल्वर हवा में डैश डैश के कारण अपक्षय होता है। तो किसके कारण अपक्षय होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के जो अणु होते हैं उनके कारण सिल्वर हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण अपक्षय होता है। अगला प्रश्न है, मानव कृत्रिम जबड़ा किस धातु का बना होता है? तो मानव कृत्रिम जबड़ा जो होता है ये टाइटेनियम का बना होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे मैं बात करूं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी यानी कि रेडॉन सबसे भारी नोबल गैस है, बिल्कुल सही बात है। और एस्ट्रोटिन पृथ्वी पर जो है दुर्लभ तत्व है, बिल्कुल सही बात है। और ग्रेफाइट एक धातु है और एक स्नेह भी है, स्नेह सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? तो भाई विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? जिमी वेल्स विकिपीडिया के संस्थापक हैं। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। थोड़ी सी चर्चा करते हैं इनके ऊपर। विकिपीडिया को 15 जनवरी 2001 की बात है जब जिमी वेल्स और लैरी सेंगर द्वारा लॉन्च किया गया था। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर के इसे लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि बृहत संहिता में वराहमिहिर ने किसका वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीमक का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, मौसम का पता लगाने के लिए बैलूनों में कौन सी गैस का आज उपयोग हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा जो हीलियम गैस होती है हल्की, यानी कि इसका पता मौसमों का पता लगाने के लिए इसका यूज हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब की गई थी? तो बात 1930 की है। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की गई, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। थोड़ा सा देखेंगे, पहले राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, जहां 11 देशों ने 400 एथलीटों को 6 खेलों में और 59 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा था। तब से हर 4 साल में जो है खेलों का आयोजन किया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 की बात है और 1946 में जो है इसको छोड़ दिया गया था। बाकी सभी समय यानी कि 4 साल में इनका आयोजन हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि गोल्फ कोस्ट ऑस्ट्रेलिया 2018 में, वर्गिम यूके 2022 में, ठीक है, दोनों याद रखने हैं, ऑस्ट्रेलिया भी और वर्गिम यूके भी। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 21 है कि रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये 1908 में दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की हड्डी वृद्धावस्था की वजह से कमजोर हो जाती है। तो किसकी वजह होती है कि वृद्धावस्था में मानव की शरीर की हड्डी जो कमजोर होती है? उसका सही आंसर होगा कि कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है कि अब तक भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, ठीक है। शिवनाथ प्रेम को बाकी और आप देख लेंगे, यानी कि उसके बाद जो आपके जवाहरलाल नेहरू 1955 में, उसके बाद इंदिरा गांधी 1971 में, उसके बाद राजीव गांधी 1991 में, और उसके बाद में मोरारजी देसाई 1991 में, उसके बाद यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, इनको 1996 में, और फिर आपके गुलजारी लाल नंदा, ये 1997 में। इन 7 को जो है भारत रत्न से अब तक सम्मानित करा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार मिश्र धातु से बने होते हैं। तो फ्यूज तार मिश्र धातु के बने होते हैं किसके, यहाँ टिन और सीसा से मिलकर के बने होते हैं जो फ्यूज तार बने होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और योग विज्ञान किस शहर में अवस्थित हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बेंगलुरु में। ये मेरे पूरे सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। चलिए कुछ और चीजें मैंने ऐड की हैं, देखेंगे यहाँ पर। विटामिन की मैं ऊपर बात करूंगी कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन वो होते हैं जो मनुष्य को एक शक्ति या ऊर्जा की बात करूं मैं नहीं देते, लेकिन हाँ क्या देते हैं फिर ये मनुष्य की बॉडी में क्या होते हैं, ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मनुष्य के शरीर में बढ़ाते हैं। चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इन पर जल्दी से। तो विटामिन जो होते हैं सामान्यतः उपापचय कार्यों को बनाए रखने हेतु आहार में थोड़ी मात्रा में कार्बनिक यौगिक की आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोला जाता है, विटामिन। क्या बोलते हैं उन्हें, विटामिन बोलते हैं। ये कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक नहीं। कई विटामिन सह एंजाइम में परिवर्तित होते हैं, इसीलिए वे न तो ऊर्जा प्रदान करते हैं और न ही उत्कों में शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। चलिए आगे मैं बात करूं तो विटामिन की जो खोज की थी ये सर F.C. हॉपकिंस ने किया था इसकी खोज। लेकिन जो विटामिन बोला था, विटामिन नाम दिया था, वो 1912 की बात है, जब कैसिमिर फंक ने मूल रूप से विटामिन शब्द गढ़ा था। विटामिन शब्द किसने यूज करा था, 1912 में कैसिमिर फंक ने। आगे मैं बात करूं, विटामिन को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। अब कौन कौन से समूह हैं, सबसे पहले वसा में घुलनशील और दूसरा है जल में घुलनशील, ये 2 समूह हैं। तो देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे, ए, डी, ई और के, इडेक, जो वसा में घुल सकते हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। उनके बाद में बात करती हूँ जल में घुलने वाले विटामिन, जो शेष बचे यानी कि सी और बी, ये कॉम्प्लेक्स यानी कि ये जो है ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो सो गाइज आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ओके बाय।